हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट जून 2023 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यूनिट से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस हैज वेरियस कोर्सेज फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। So first question is on your screen now. The question is which of the following is not a base of product related segmentation। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन का बेस कौन सा नहीं है। यानी कि एक कंपनी जो अपनी सेगमेंटेशन है वो करना चाहती है प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर सेगमेंटेशन होगी। जो भी हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो सेंटर में यहाँ पर रहेंगे। राइट, सो चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास। कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट, डिसीजन क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट इवेल्युएशन एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट यूज सिचुएशंस। तो देखिए, पहला है कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन करनी है, तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन कितना होता है, यस इट इज अ फैक्टर और प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। लॉयल्टी ऑफ द प्रोडक्ट, आप इस हिसाब से भी कंज्यूमर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने कंज्यूमर्स लॉयल हैं, कितने लॉयल नहीं हैं, कितने कम लॉयल हैं, कितने ज्यादा लॉयल हैं। सो लॉयल्टी भी इसका एक फैक्टर रहता है। राइट, किन किन सिचुएशंस में एक प्रोडक्ट का यूज होता है, इसके हिसाब से भी आप प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन कर सकते हो। राइट, लेकिन जो डिसीजन क्राइटेरिया है कंज्यूमर का फॉर प्रोडक्ट इवेल्युएशन, ये कंज्यूमर का फैक्टर है, ये प्रोडक्ट का फैक्टर नहीं है। क्योंकि एक प्रोडक्ट की जो इवेल्युएशन है वो कंज्यूमर अपने हिसाब से करेगा। वहां पर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, उसकी जो परसेप्शन है, वो ज्यादा रोल प्ले यहाँ पर करेगी। सो जो डिसीजन क्राइटेरिया है पर प्रोडक्ट इवेल्युएशन, ये प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन का बेस नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सो काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू कंपनीज परस्यू ए रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। एक कंपनी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी परस्यू क्यों करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज एक कंपनी तब यूज करती है जब वो कोई ना कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करती हैं, या फिर एक पर्टिकुलर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या फिर कंपनी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। उन सिनेरियोज में रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का यूज कंपनी करती है। तो हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट आर परसीव्ड एल्सवेयर, यानी कि ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल हैं किसी और मार्केट में। अगर ऐसा एक कंपनी को लगता है तो क्या उस टाइम पर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी यूज करी जा सकती है। यस, करी जा सकती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो दूसरी जगह कंपनी जाती है। सो अगर किसी और बिजनेस एनवायरमेंट में किसी और जगह पर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, सो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट्स मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन कॉन्शियस यूज ऑफ रिवर्सल ग्रैंड स्ट्रेटजीज। देखिए, ये एक इरेलीवेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, एंड एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, रिवर्सल ग्रैंड स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं, ग्रैंड स्ट्रेटजीज होती हैं, रिवर्सल ग्रैंड स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं। थर्ड इज द एनवायरमेंट इज सीन सो थ्रेटनिंग एंड इंटरनल स्ट्रेंथ्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द चैलेंज। सो जो एनवायरमेंट है वो काफी थ्रेटनिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में। अगर इंटेंस कंपटीशन मार्केट में है तो कंपनी की जो इंटरनल स्ट्रेंथ्स हैं वो इनसफिशिएंट हो जाती हैं टू मीट द चैलेंजेस। राइट, सो सी जो ऑप्शन है इसके सिनेरियो में भी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का यूज करा जा सकता है। इट्स इजियर एंड कंफर्टेबल टू परस्यू रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो देखिए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को अगर परस्यू करना इजी भी हो, कंफर्टेबल भी हो, तो क्या रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का यूज उस टाइम पर कर लेना चाहिए? नहीं। देखिए, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर मार्केट है, मार्केट ए, राइट, और एक है मार्केट बी। अब मार्केट ए में एक कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी अच्छी है, मार्केट शेयर उसका अच्छा है, लेकिन बी मार्केट में जाने के लिए रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को यूज करना कंफर्टेबल है, इजी है। तो क्या बी की तरफ हम स्विच कर जाएंगे? नहीं करेंगे। राइट, क्यों? बिकॉज एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो अगर ईजी है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को यूज करना, तो हम उसके लिए उसकी वजह से रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी यूज नहीं कर लेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। एंड ई इज द फर्म इज नॉट डूइंग वेल और परसीव इटसेल्फ एज डूइंग पुअरली। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस टाइम पर भी हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ACE ओनली।
Next question is many consumers seek to be different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consume it. It is called. So यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स डिफरेंट लगने के लिए और एक्सक्लूसिव लगने के लिए उस कमोडिटी को यूज नहीं करते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स यूज नहीं करते हैं डिफरेंट लगने के लिए और एक्सक्लूसिव लगने के लिए। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन हैं हमारे पास: बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बेबलन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए जो बैंडवैगन इफेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सभी यूज कर रहे हैं उसको हम भी यूज करेंगे, सो बैंडवैगन इफेक्ट तो नहीं होगा, राइट। बेबलन इफेक्ट होता है, बेबलन इफेक्ट होता है जब जो डिमांड उन कंज्यूमर्स की डिमांड कंज्यूमर करता है जो काफी लग्जरियस होती हैं, इन पर्टिकुलर गुड्स के केस में जब इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काफी सिंपल चीज है, यानी कि दूसरी कोई प्रोडक्ट है जो सब्स्टिट्यूट है एक प्रोडक्ट का, उसकी जो प्राइस है वो कम होती है तो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट ये होता है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी डिमांड लोग नहीं करते हैं, राइट, एक्सक्लूसिव लगने के लिए, राइट, और डिफरेंट लगने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, यानी कि जिसको सब खरीद रहे हैं उसको हम नहीं खरीदेंगे, राइट। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीडिया। सो देखो आजकल वी आर यूजिंग डिजिटल मीडिया, वी आर यूजिंग डिजिटल मीडिया अलॉट। सो डिजिटल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल मीडिया इज पुल मीडिया। तो क्या डिजिटल मीडिया पुल मीडिया है? यस, इट इज अ पुल मीडिया। पुल का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन आपको पुश नहीं करनी पड़ती टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर खुद ही प्रोडक्ट की तरफ आता है, इंफॉर्मेशन की तरफ आता है। जिस टाइप की इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर उसी टाइप की इंफॉर्मेशन की जो रिकमेंडेशन है वो आपको मिलती चली जाती है। यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइप के वीडियोस आप देख रहे हैं उसी टाइप के वीडियोस की आपको रिकमेंडेशन आती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड पुल, राइट। सो डिजिटल मीडिया एक पुल मीडिया है, इट इज राइट। नेक्स्ट इज मास कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल इन डिजिटल मीडिया। सो डिजिटल मीडिया में क्या मास कस्टमाइजेशन पॉसिबल है? यस, मास कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल इन डिजिटल मीडिया। इंटरनेट की हेल्प से आप किसी भी कंज्यूमर तक कहीं भी पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया इज लीन बैक मीडिया एंड फोर्थ इज डिजिटल मीडिया इज इंटेंस मीडिया। सो काफी जल्दी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। सो यस, इट इज एन इंटेंस मीडिया। लेकिन डिजिटल मीडिया लीन बैक मीडिया नहीं है। लीन बैक मीडिया होता है जहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो पैसिव मैनर में एक कंज्यूमर तक पहुंचती है, जैसे कि ट्रेडिशनल टेलीविजन हो गया, राइट। तो डिजिटल मीडिया लीन बैक मीडिया नहीं है। सो तीसरा जो ऑप्शन है दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीडिया। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू मीडिया। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड से इन सभी को पढ़ सकते हैं। न्यू मीडिया जो है वो क्या क्या होता है? इट इज डिजिटल, राइट, इट इज साइम्युलेटेड, इट इज इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिविटी यहाँ पर मिलती है, वर्चुअल नेटवर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड नेटवर्क्ड है, आप ग्लोबल इसकी जो है वो रीच है। तो काफी सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Next question is which of the following statements explain the integrated marketing communication concept? IMC से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी जितने भी उसके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन सभी का यूज करती है टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हर तरह के जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं उनका यूज जो है वो करा जाता है। तो काफी ब्रॉडर ये कंसेप्ट होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। सो पहली स्टेटमेंट है, देखिए आईएमसी इज द स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ प्रमोशन टूल्स टू कम्युनिकेट कस्टमर्स वैल्यू एंड प्रेडिक्ट कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो क्या आईएमसी एक स्पेसिफिक ब्लेंड है प्रमोशन टूल्स का? तो देखिए जो स्टेटमेंट ए है ये पार्शियली करेक्ट है, ये फुली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ प्रमोशन टूल्स। तो हमने क्या बोला कि जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसमें हर तरह के कम्युनिकेशन चैनल का यूज करा जाता है, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक प्रमोशनल टूल्स का। तो ये जो यहाँ पर वर्डिंग दी हुई है स्पेसिफिक ब्लेंड और प्रमोशनल टूल्स, ये स्टेटमेंट को गलत कर देती है। सो काफी क्लोज ये स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट इज आईएमसी कॉल्स फॉर recognizing only those touch points where customers physically encounters the company and its brands। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि IMC में हम उन्हीं टच पॉइंट्स को
रिकॉग्नाइज करते हैं जहां पर कस्टमर फिजिकली एनकाउंटर करता है कंपनी और उसकी ब्रांड्स को। तो ये जो ओनली वर्ड है ये स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली ही हम यहाँ पर कंज्यूमर को टारगेट नहीं करते हैं, वर्चुअली भी करते हैं। हम कह रहे हैं ना कि हर तरह के कम्युनिकेशन चैनल का हम यूज करेंगे, वेदर इट इज ट्रेडिशनल, वेदर इट इज वर्चुअल और डिजिटल, राइट। सो बी स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट इज IMC's goals is to deliver a consistent and clear message about organization and its products। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ये एक पर्पस होता है कि जो कंपनी है और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में एक कंसिस्टेंट और क्लियर मैसेज कंज्यूमर को मिले। सो सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज IMC ties together all the company's messages and images। yes, जितने भी कंपनीज के मैसेजेस हैं जो वो कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहती है, जो भी उसकी एक इमेज है, उन सभी को कंज्यूमर तक यहाँ पर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज IMC calls for integration and coordination of companies many communication channels। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में जितने भी कंपनी के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन सभी को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रखा जाता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो काम करते हैं और इंटीग्रेटेड मैनर में सारे कम्युनिकेशन चैनल्स काम करते हैं। सो CDE विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is arrange the following milk product brands developed by state cooperatives in ascending order of revenue generator। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो मिल्क प्रोडक्ट ब्रांड्स बनाती हैं इंडिया में, उनका जो रेवेन्यू है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको लगाना है, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, राइट। तो ये एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है जिसको पूछा गया है, जिसकी एक न्यूज आई थी कि इंडिया के जो डायरी ब्रांड्स हैं किस तरह से इंडिया को एक लीडिंग प्लेयर बनाते हैं मिल्क प्रोडक्शन में ग्लोबली। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। सो सबसे कम यहाँ पर रेवेन्यू इन ब्रांड्स में से किसका है? सबसे कम अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा बीटा विच इज हरियाणा वेस्ट, राइट। इसके बाद आएगा मिल्मा विच इज केरला वेस्ट। इसके बाद हमारे पास आएगा वेरका विच इज पंजाब वेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। नेक्स्ट आएगा सी विच इज नंदिनी विच इज कर्नाटका वेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। एंड लास्ट में आएगा अमूल विच इज गुजरात बेस्ड स्टेट कोऑपरेटिव जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर है अमूल का, राइट। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सीक्वेंस हो जाएगी AEDC एंड B। Next question is a consumer wants to purchase a laptop. She or he makes a list of selected brands and then evaluates selected brands in terms of each relevant attribute and compute a weighted score for each brand. Then she or he selects the highest scoring brand. Which consumer decision making rule has she or he employed? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक कंज्यूमर है जिसको लैपटॉप परचेज करना है। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो 5 ब्रांड्स हैं A to E, राइट, ABCDE। तो उन सभी ब्रांड्स को वो इवेल्युएट करता है इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स, राइट। और हर एक ब्रांड को एक वेटेड स्कोर जो है, हर एक एट्रीब्यूट को एक वेटेड स्कोर दिया जाता है और जिसका टोटल सबसे ज्यादा हाई होता है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, राइट। तो किस टाइप के कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग रूल की यहाँ पर बात हो रही है? तो इस तरह के कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग रूल को हम कहते हैं कंपनसेटरी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग रूल। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज कंपनसेटरी। Next question is, we don't have a marketing department, we have a customer department. Herb Keller's statement given above ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि we don't have a marketing department, we have a customer department। So अगर एक कंपनी ये कहती है कि हमारा पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास तो कस्टमर डिपार्टमेंट है, तो ये कौन से कंसेप्ट को रेफर कर रहा है? ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग कंसेप्ट, सेकेंड इज इंटरनल मार्केटिंग कंसेप्ट, थर्ड इज मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फोर्थ इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंसेप्ट, राइट। सो जब हम बात करते हैं कस्टमर की, जब हम कस्टमर को सेंटर में रख के बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमारा फोकस क्या होता है? हमारा फोकस होता है कस्टमर कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उन नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर्स किस तरह के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है उसी तरह का प्रोडक्ट हम उसे प्रोवाइड करेंगे, उसी तरह की सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। जब हम कस्टमर को सेंटर में रखते हैं, हम इस तरह से कहते हैं कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, कस्टमर डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर हम रेफर कर रहे हैं मार्केटिंग कंसेप्ट को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
Next question is the major components of Nicosia model of consumer decision making are. So Nicosia model है consumer behavior का, consumer decision making का, हमें उसके major components को यहाँ पर बताना है. So Nicosia model के major components जो हैं वो कौन कौन से होंगे? So option यहाँ पर देखिए दिए गए हैं. The consumer's attitude based on firm's message exposure. सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि customer का attitude form होगा किसके बेस पे? Based on the firm's message exposure. राइट जब एक कंज्यूमर एक्सपोज होगा कंपनी के मैसेज से तो उसका वहां पर एक एटीट्यूड जो है वो फॉर्म होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पर आएगा. परसेप्चुअल एंड लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स ये निकोसिया मॉडल का पार्ट नहीं है. फीडबैक इन फॉर्म ऑफ परचेज एक्सपीरियंस, यस फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ निकोसिया मॉडल. डी इज एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय कंज्यूमर, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय कंज्यूमर ये भी निकोसिया मॉडल का पार्ट नहीं है. एंड ई इज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट सर्च एंड इवेल्युएशन, सो यस ये भी यहाँ पर निकोसिया मॉडल का पार्ट है. राइट आंसर हमारा होगा ए सी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 2. सो लुक दिस इज द निकोसिया मॉडल, इसको 1966 में यहाँ पर दिया गया था. ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमसे पूछे गए थे. सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो सब फील्ड्स दी गई हैं, सब फील्ड 1 सब फील्ड 2. तो सब फील्ड 1 है फॉर्म्स एट्रीब्यूट्स, तो फॉर्म्स के मैसेज से जब कंज्यूमर एक्सपोज होगा तो वहां पर उसका एक एटीट्यूड फॉर्म होगा. राइट और उसमें जो कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्म होता है इसमें दो चीजें रोल प्ले करती हैं, कंज्यूमर एक कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स और दूसरे फॉर्म्स के एट्रीब्यूट. इसके बाद एटीट्यूड कंज्यूमर का फॉर्म होगा, कंज्यूमर उसके बाद सर्च एंड इवेल्युएशन करेगा. व्हेन कंज्यूमर विल फील मोटिवेटेड, कंज्यूमर वहां पर डिसीजन लेगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने का या नहीं खरीदने का. राइट उसके बाद कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर आएगा और परचेजिंग बिहेवियर के बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा. कंज्यूम करने की हेल्प से कंज्यूमर का एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस अगेन कंट्रीब्यूट करेगा कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट में. राइट एट द सेम टाइम कंज्यूमर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा जो जाएगा एक पर्टिकुलर फर्म के पास. तो ये है निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. Next question is which of the following statements are applicable to McKinsey 7S framework? So McKinsey 7S framework जो है उससे applicable कौन कौन से statement हैं ये हमें यहाँ पर बताना है. So देखिए पहली statement यहाँ पर दी गई है जिसमें बोला जा रहा है कि a priori it is obvious which of the 7 factors will be driving force in changing a particular organization at a particular point in time. तो a priori यहाँ पर इसका मतलब है कि ये माना जाता है, ये सच बात है कि जो कौन कौन से 7 फैक्टर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें ड्राइविंग फोर्स की तरह जो है वो काम करेंगे. यानी कि ये श्योर है कि कौन से 7 फैक्टर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. सो ये ऑब्वियस नहीं होता है कौन से 7 फैक्टर्स किस टाइम पे काम करेंगे. इट इज नॉट ऑब्वियस. राइट सो ए स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगी. सेकेंड है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज द रिलेशनशिप बिटवीन 7 फैक्टर्स ऑफ द फ्रेमवर्क. सो बी स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला जा रहा है ये इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है राइट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 7 फैक्टर्स ऑफ द फ्रेमवर्क. तो बिल्कुल सही बात है, जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द 7 फैक्टर्स ऑफ द McKinsey 7S फ्रेमवर्क. थर्ड है चेंज is any one element affects change in अदर एलिमेंट फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. तो एक फैक्टर में चेंज दूसरे फैक्टर में चेंज को ट्रिगर करता है फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. तो सी स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, बी भी सही है. एंड डी इज फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. यस 7S फ्रेमवर्क को हम चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो बी सी डी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही होंगी. ई स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर दी गई है कि स्ट्रेटेजी structure, system and style are hard as of the model while staff skill and shared values are soft as of the framework. तो देखिए जो स्टाइल है ये हार्ड एस नहीं है, स्टाइल हमारा सॉफ्ट एस में आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज बी सी डी ओनली. Next question is arrange the steps of novel product design thinking process in a sequential order. So हमें यहाँ पर कुछ steps दिए गए हैं, कुछ points दिए हैं जिन्हें हमें sequence में लगाना है और ये steps हैं हमारे novel product design thinking के. So design thinking basically होती क्या है सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए. So देखिए design thinking एक ऐसी methodology है, एक solution based approach है जिसमें हम problems को solve करते हैं. complex problems को basically solve करा जाता है design thinking में और हमें एक novel product जो है वो यहाँ पर डिजाइन करना है तो उसके लिए हम डिजाइन थिंकिंग कर रहे हैं. सो उस डिजाइन थिंकिंग की जो स्टेप्स हैं उनको हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है.
राइट। तो सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप होता है डिजाइन थिंकिंग में, द फर्स्ट स्टेप इन द डिजाइन थिंकिंग इज बेसिकली द एम्फेथाइज। एम्फेथाइज मींस रिसर्च योर यूजर्स नीड्स। जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनकी नीड को आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको रिसर्च यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आएगा एम्फेथाइज। नेक्स्ट स्टेप आएगा डिफाइन। सो आपको डिफाइन करना होगा कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जिनके लिए हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उनकी बेसिकली जो नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हैं क्या। सबसे पहले हम अपने जो नीड्स हैं उनका पता लगाए, फिर उनको हमें कॉन्क्रीट मैनर में डिफाइन करना है, राइट। उनकी डेफिनेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप आएगा यहाँ पर जब हमने नीड्स को डिफाइन कर लिया, डिफाइन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है, दैट इज बेसिकली आइडिएट, राइट। सो आइडिएट में हमें क्या करना है, हमें नए आइडियाज को यहाँ पर क्रिएट करना है। जो ऑलरेडी चली आ रही अजम्पशंस हैं उनको चैलेंज करते हुए हमें नए आइडियाज को बेसिकली यहाँ पर क्रिएट जो है वो करना है। नेक्स्ट स्टेप आइडिएट के बाद जो आएगा, दैट विल बी प्रोटोटाइप, राइट। नाउ अब हम प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे। सो राइट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगी, राइट सीक्वेंस हमारी हो जाएगी DAEC&B। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें यहाँ पर कस्टमर रिलेशन ग्रुप दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उनके डिस्टिंक्टिव फीचर हमें दिए हुए हैं। जो डिस्टिंक्टिव फीचर है यहाँ पर हमने कस्टमर्स को दो पैरामीटर्स में बांटा हुआ है, हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो प्रोजेक्टिव लॉयलिटी। तो 4 कस्टमर रिलेशन ग्रुप हमारे पास हैं, स्ट्रेंजर्स, बार्नेकल्स, ट्रू फ्रेंड्स एंड बटरफ्लाइज। तो स्ट्रेंजर कौन से होंगे, स्ट्रेंजर कस्टमर्स वो होंगे जिनकी जो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लो है और जो प्रोजेक्टेड लॉयलिटी है वो भी लो है। तो ए के साथ हम 3 को यहाँ पर मैच करेंगे, राइट। बार्नेकल्स वो होते हैं जिनकी पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी लो है लेकिन उनकी जो लॉयलिटी है वो हाई होती है, राइट। ट्रू फ्रेंड्स वो होंगे जिनकी पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और जो लॉयलिटी है वो भी हाई है। और बटरफ्लाइज वो होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई है लेकिन वो ब्रांड्स को स्विच बहुत करते हैं, प्रोजेक्टिव लॉयलिटी उनकी कम है। सो राइट आंसर इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहां पर हमने मैच किया ए के साथ 3 को, बी के साथ 4 को, सी के साथ 2 को और डी के साथ 1 को। तो देखिए ये है यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर एक साइड में हम प्रॉफिटेबिलिटी को लेते हैं, दूसरी साइड हमारी लॉयलिटी आती है। अगर लॉयलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है तो वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, राइट। अगर लॉयलिटी हाई है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम है, दे आर नोन एज बार्नेकल्स। ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जहाँ पर लॉयलिटी भी हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है। और बटरफ्लाइज वो होते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो हाई है लेकिन लॉयलिटी लो होती है। Next question is arrange the following statements corresponding to different levels of brand dynamics pyramid in a sequence starting with the base of the pyramid. So brand dynamic जो pyramid है उसके base से हमें start करना है और जो different levels हैं उनको sequence में लगाना है। तो यानी कि अगर हमारा जो pyramid है वो इस तरह से है तो हमें start यहाँ से करना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी एक्टिव फेमिलियरिटी विद द ब्रांड बेस्ड ऑन पोस्ट ट्रायल सैलियंसी एंड नॉलेज ऑफ द ब्रांड प्रॉमिस। तो जो ब्रांड प्रॉमिस हमने करा होता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर जो समझता है ब्रांड को, जो वो ट्रायल करता है, उसके बाद उसकी फेमिलियरिटी ब्रांड के साथ हो जाती है। तो ये सबसे पहला स्टेप बेसिकली यहाँ पर आता है, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्टेप नंबर सी, राइट। सी के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी डी, रेलिवेंस ऑफ ब्रांड टू कंज्यूमर्स नीड इन द राइट प्राइस रेंज और इन ए कंसिडरेशन सेट। फिर जो रेलिवेंस है ब्रांड की वो कंज्यूमर को हो जाती है उसकी नीड के हिसाब से, जो प्राइस रेंज वो अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से ब्रांड जो है वो रेलिवेंट हो जाती है एक कंज्यूमर के लिए। तो सी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट वुड बी डी। नेक्स्ट इज बिलीव दैट ब्रांड डिलीवर एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड इज ऑन द कंज्यूमर शॉर्ट लिस्ट। तो ये बिलीव फिर बन जाता है कि जो एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है वो उसको डिलीवर करेगी। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी ए। उसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा दैट वुड बी ई, बिलीव दैट ब्रांड हैज एन इमोशनल एंड रैशनल एडवांटेज ओवर द अदर ब्रांड्स इन द कैटेगरी। तो ये बिलीव कंज्यूमर का हो जाता है कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं सिमिलर कैटेगरी में उनके कंपैरिजन में एक इमोशनल एंड रैशनल एडवांटेज ये ब्रांड मुझे प्रोवाइड करेगी। और लास्ट स्टेप उसके बाद हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रैशनल एंड इमोशनल अटैचमेंट टू द ब्रांड टू द एक्सक्लूजन ऑफ मोस्ट अदर ब्रांड्स। सो बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में एक रैशनल और इमोशनल अटैचमेंट कंज्यूमर की बन जाती है ब्रांड के साथ। तो लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा बी। सो राइट सीक्वेंस होगी सी डी ए ई बी, जो हमारा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये है हमारा यहाँ पर
ब्रांड डायनामिक पिरामिड, राइट। तो इसमें देखिए जो कस्टमर लॉयल्टी है वो नीचे से ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले आती है प्रेजेंस, जो ब्रांड यहाँ पर खुद की जो प्रेजेंस है उसको स्टैब्लिश करता है। फिर रेलिवेंस आता है उसके बाद में, राइट। फिर ब्रांड परफॉर्म करता है, कंज्यूमर को एक एडवांटेज दिखाई देता है उस ब्रांड में, और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो ब्रांड और कंज्यूमर की क्रिएट हो जाती है। और जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर चलते जाएंगे जो ब्रांड लॉयल्टी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी। Next question is, which of the following models identifies the strategy development process, the value creation process, multi-channel integration process, performance assessment process and the information management process as its core processes? तो हमें बताना है कि कौन से मॉडल की जो कोर प्रोसेसेस हैं उसमें आती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसका जो देखिए राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज पेन्स एंड फ्रांस मॉडल ऑफ सीआरएम। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मॉडल है पेन्स एंड फ्रांस मॉडल, उसमें ये सारे प्रोसेसेस आती हैं। देखिए ये है हमारा ये मॉडल जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके बाद आती है वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, देन मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड देन परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस, राइट। और इसके साथ ही हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को भी मैनेज करते हैं। सो दिस इज द पेन्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 है, इफ देयर आर डिफरेंसेस इन कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेज ब्रांड नेम प्रोडक्ट इज एसेंशियली ए कमोडिटी एंड कंपटीशन विल प्रोबेबली बी बेस्ड ऑन प्राइस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है और जो ब्रांड नेम है अगर उनमें डिफरेंसेस हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम सिर्फ एक कमोडिटी मानेंगे और जो कंपटीशन है वो सिर्फ प्राइस के बेस पे होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो अगर कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है जो ब्रांड नेम है उनमें डिफरेंसेस हैं तो जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ हम कमोडिटी नहीं मानेंगे और कंपटीशन जो है वो प्राइस के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स पे भी होगा। अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसे हम कमोडिटी कब मानेंगे, प्रोडक्ट को हम कमोडिटी कब मान लेते हैं जब कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है जो ब्रांड नेम है उसमें डिफरेंसेस नहीं है, तब कंपटीशन से प्राइस के बेस पे होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 है, ब्रांड इक्विटी इज रिफ्लेक्टेड इन परसेप्शन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ ए ब्रांड। सो एक ब्रांड की जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो ब्रांड इक्विटी है वो रिफ्लेक्ट होती है कंज्यूमर की परसेप्शन में, एक ब्रांड की परफॉर्मेंस में, और जो भी बिहेवियर होता है एक कंज्यूमर का या फिर ब्रांड की जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें हमारी जो ब्रांड इक्विटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सो हमें यहाँ पर मार्केटिंग की प्रोसेस को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। सो मार्केटिंग में जो पहला स्टेप है हमारा वो क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो सबसे पहले हमें मार्केट प्लेस को समझना है, जिस भी मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं क्या वांट्स हैं, सबसे पहले हमें उसे समझना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा बी। नेक्स्ट स्टेप वुड बी डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जब हमने कंज्यूमर की नीड्स को समझ लिया, उसकी वांट्स को समझ लिया, मार्केट प्लेस को समझ लिया, अब हम एक कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप वुड बी ई। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। सो हम फिर एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कंज्यूमर्स को एक सुपीरियर वैल्यू जो है वो डिलीवर करेगा। इसके बाद बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम हम क्या करेंगे, वी विल बिल्ड अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड वी विल क्रिएट कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट क्या होता है, जब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से भी एक्सीड कर जाती है और हम एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाते हैं कंज्यूमर के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी सी एंड लास्ट स्टेप वुड बी कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। सो लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर वैल्यू को जो है वो कैप्चर करेंगे फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। सो यहाँ पे जो राइट सीक्वेंस हमारी हो जाएगी दैट वुड बी बी ई डी सी ए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is consumer buying behavior in situations characterized by high involvement but few perceived differences among brands is known as। तो जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है एक परचेज में वो बहुत ज्यादा हो
और जो ब्रांड्स में डिफरेंसेस हैं वो कम हो तो उसको हम कौन सा कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पर बोलते हैं? ऑप्शंस में है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर एंड वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये किस सिनेरियो में होता है? जब कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट तो हाई है काफी ज्यादा, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स में वो कम है, राइट। इस केस में जो बाइंग बिहेवियर होता है कंज्यूमर का उसको हम डिसोनेंस रिड्यूसिंग बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर परचेज कंज्यूमर को ये लगता है, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं ब्रांड्स में, तो उसको ये फील होता है कि कहीं जो मैंने जो परचेज किया है वो गलत तो नहीं कर दिया है, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, जहां पर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स में वो भी होते हैं और कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट भी हाई होती है। ये होता है जहां पर जो ब्रांड्स हैं उनका प्राइस ज्यादा है, राइट, और जो डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स में वो भी काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर आपको एक मोबाइल खरीदना है तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट भी आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा इन्वॉल्व है और ब्रांड्स में डिफरेंसेस भी ज्यादा हैं। इसके अलावा जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हाई होती है लेकिन डिफरेंसेस ब्रांड्स में नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो वहां पर प्राइस ज्यादा है तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, लेकिन ब्रांड्स में डिफरेंसेस जो है वो नहीं ज्यादा देखे जाते हैं, राइट। इसके अलावा जो वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर है, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है कंज्यूमर की वो कम होती है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वॉल्वमेंट भी लो होती है और जो डिफरेंसेस हैं ब्रांड्स में वो भी नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी जो डेली नीड्स की चीजें होती हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपनी इन द स्विंग मशीन बिजनेस डाइवर्सिफाई इनटू किचनवेयर एंड हाउसहोल्ड एप्लायंसेस एंड सेल्स दीज आइटम्स थ्रू अ चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स टू फैमिली कंज्यूमर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कंपनी स्विंग मशीन बनाती है, वो डाइवर्सिफाई करती है किचनवेयर और हाउसहोल्ड एप्लायंसेस में, राइट, और रिटेल स्टोर के थ्रू से बेचती है टू द फैमिली कंज्यूमर्स। तो फैमिली को बेसिकली यहाँ पर सेंटर में रखा जा रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन इसको हम किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे, राइट। सो फैमिली कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर स्विंग मशीन के साथ साथ आप किचन वेयर और हाउस होल्ड एप्लायंसेज में जा रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जिस तरह का बिजनेस आपका ऑलरेडी है उसी तरह के प्रोडक्ट्स में आप एक्सटेंड अपने बिजनेस को करते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग मशीन के साथ साथ या बेचने साथ में किचन वेयर और हाउस होल्ड एप्लायंसेस टू द फैमिली कंज्यूमर्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।